औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं इस वक्त अपने यूट्यूब चैनल एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड विद एम ए शाहिद के ज़रिए आपसे मुखातिब हूँ और मैं इस वक्त 9वीं क्लास के मैथ के स्टूडेंट से मुखातिब हूँ। और मैथ का हम पीछे थ्योरम कर चुके 15.1 और 15th चैप्टर से सिर्फ एक ही थ्योरम था और अब 16th चैप्टर में से भी एक ही थ्योरम है और वो थ्योरम है 16.1। तो आइए अब हम 16.1 थ्योरम करते हैं। थ्योरम जो है वो ज्योमेट्री का एक अहम तरीन पार्ट है। पेपर में हर सूरत उसमें से क्वेश्चन आते हैं। तो जो भी एक थ्योरम पेपर में आएगा तो स्टेटमेंट वहाँ दी जाती है और स्टेटमेंट में कोई सर्टिफाइड ज्योमेट्रिकल प्रिंसिपल होता है जिसको बगैर प्रूफ के भी हम मानते हैं और वो इस वक्त यूनिवर्सली ग्लोबली एक्सेप्टेड होता है। तो उसको हम मैथमेटिकल जो ज्योमेट्रिकल रूल्स है उनको इस्तेमाल करते हुए प्रूव करते हैं कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं है। तो हम उसको ट्रूथ को वेरिफिकेशन करते हैं। तो जब भी आपने थ्योरम पेपर में अटेम्प्ट करना है, पेपर में थ्योरम अटेम्प्ट करने के लिए उसको 6-7 स्टेजेस है, स्टेप्स है, उनमें से गुजारना होता है। तो जब भी आपने थ्योरम अटेम्प्ट करना है, क्वेश्चन का नंबर दे, थ्योरम का नंबर ऊपर वहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है। थ्योरम का नंबर हम जस्ट प्रैक्टिस के लिए नीट का पेपर लिखने के लिए करते हैं या यहाँ पर जैसे एक्सरसाइज आप करते हैं मैथमेटिक्स में तो उसका एक्सरसाइज का नंबर क्वेश्चन का नंबर देते हैं रेफरेंस के लिए। तो यहाँ पर भी थ्योरम का नंबर रेफरेंस के तौर पर हम यूज़ करते हैं। तो स्टेटमेंट को पढ़कर टेक्निकली अगर आपको अभी तक अंडरस्टैंडिंग पैदा हो गई है तो स्टेटमेंट को अगर आप ध्यान से पढ़ें, क्लैरिटी के साथ पढ़ें, अंडरस्टैंड करके पढ़ें तो स्टेटमेंट पढ़ने से आपको पता चल जाता है कि कौन सी ज्योमेट्रिकल फिगर है जिसके मुतल्लिक बात हो रही है। तो वो ज्योमेट्रिकल फिगर आपको ड्रॉ करने में हेल्प मिलेगी। फिर एक अगला स्टेप है स्टेटमेंट के बाद फिगर, फिगर के बाद गिवन। गिवन क्या होता है? वो इंफॉर्मेशन जो स्टेटमेंट में आपको वो बता देता है कि इस पर्टिकुलर फिगर के अंदर ये चीज़ें इनका आपस में लिंक यूं है। तो उसको उस फिगर के मुताबिक लिख देना कि इस फिगर सो एंड सो में फलां चीज़ इसके इक्वल है, फलां चीज़ इसके इक्वल है। तो ये गिवन होता है। और उसी स्टेटमेंट में वो पार्ट जो आपसे वो प्रूव करने के लिए पूछ रहा होता है, ज़रा अंडरस्टैंडिंग के साथ सेंटेंस को पढ़े तो आपको पता चल जाएगा कि वो आपसे क्या चीज़ प्रूव कराना चाहता है। तो वो चीज़ जो उस स्टेटमेंट के मुताबिक फिगर में प्रूव करनी है उसको टू प्रूव का हेडिंग देकर मैथमेटिकली लिख देना है उस रेफरेंस टू दैट गिवन फिगर जो आपने स्टेटमेंट को पढ़कर बनाई है कि इसमें हमने फलां चीज़ फलां के इक्वल जो है वो प्रूव करना है। तो वो टू प्रूव। उसके बाद आ जाता है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन जो है ये एक ऐसा स्टेप है जिसमें आप फिगर में चेंज करते हैं और फिगर में चेंज जो है अमेंडमेंट जो है वो इस वजह से करते हैं कि आगे प्रूफ में वो चेंज जो है वो आपको हेल्प देती है। और लास्ट स्टेप जो है वो प्रूफ है और प्रूफ हमेशा जो है वो 2 पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है। पूरे पेज के आपने 2 पार्ट कर देने हैं, 2 कॉलम बना देने हैं। एक के ऊपर लिख देना है स्टेटमेंट्स, एक के ऊपर लिखना है रीजंस। और स्टेटमेंट्स आपने पूरी स्टेटमेंट जो है बिल्कुल वो कोर्ट में जैसे एडवोकेट अपनी आर्गूमेंट करता है तो आपने मैथमेटिकली आर्गूमेंट करना है और आगे उसकी रीजन देनी है। आर्गूमेंट करना है, रीजन देनी है और यूं एक सीक्वेंस के साथ जो आपका आर्गूमेंट जाता है वो अल्टीमेटली उस कंक्लूजन तक पहुंच जाता है जो टू प्रूव है। तो वो जब आ जाएगा तो वहाँ अपने नीचे लिख देना है प्रूव्ड। और इस तरीके से 8, 10, 12 स्टेटमेंट्स के ज़रिए आपने उस प्रूफ तक पहुंचना है जिसको वेरीफाई करने के लिए आप ये कर रहे होते हैं। तो ये सारे स्टेप्स हैं स्टेटमेंट, फिगर, गिवन, टू प्रूव, कंस्ट्रक्शन, प्रूफ और प्रूफ के फिर पार्ट स्टेटमेंट, रीजन। पेपर में इसी लेआउट के साथ ये ऊपर नहीं होना, क्वेश्चन का नंबर ब्लैक में दे, ये हेडिंग ब्लैक में दे और बाकी ब्लू इंक में लिखे। आपको सिर्फ 2 इंक्स जो है तमाम बोर्ड्स जो है वो अलाउ करते हैं, ब्लैक में, ब्लू में। अदर देन दिस 2 इंक्स
आप कोई यूज नहीं कर सकते। रेड इंक जो है वो आपकी मार्किंग करने वाले के लिए है, ग्रीन इंक जो है मार्किंग करने वाले के ऊपर जो हेड एग्जामिनर है उसको अलाउड होती है। तो स्टूडेंट की इंक जो है वो ब्लैक और ब्लू है। ब्लैक में हेडिंग दे, अच्छा मार्कर अच्छा पॉइंटर रखे, और ब्लू जो है अच्छा पेन मार्कर रखे, ताकि उसकी मदद से आप लिखें। तो आइए अब हम आते हैं स्टेटमेंट की तरफ कि इस थ्योरम में क्या स्टेटमेंट है। तो स्टेटमेंट आई हैव रिटन हियर, parallelogram on the same base and between the same parallel lines. So you must know what is the parallelogram. Parallelogram is in fact a quadrilateral, चार साइडों वाली कोई भी क्लोज्ड फिगर विद 4 साइड्स क्वाड्रिलेटरल है। और फिर वो 4 साइड्स किस तरह हूं, अपोजिट साइड्स पैरेलल भी हूं, अपोजिट साइड्स पैरेलल भी हूं और इक्वल भी हूं। दिस इज नोन एज पैरालेलोग्राम। तो पैरालेलोग्राम के मतलब बात है, तो हमने पैरालेलोग्राम ऑन द सेम बेस, बेस जो भी नीचे वाली लाइन है इसके ऊपर ये वाली इसकी बेस है, तो इस एक बेस के ऊपर एक पैरालेलोग्राम, या क्या कहता है, पैरालेलोग्राम ऑन द सेम बेस एंड between the same lines. I think there will be parallelograms, ये प्लूरल होना चाहिए, मैंने सिंगल लिखा है। Parallelograms on the same base and between the same lines. ये एक लाइन है और एक ये लाइन है, पैरेलल लाइंस है, इसके अंदर ये एक पैरालेलोग्राम है, कोई एक और हम पैरालेलोग्राम इसी बेस के ऊपर और इन्हीं दो लाइनों के अंदर बना दे, तो उसके मुतालिक वो बात कर रहा है। तो ये एक बेस, ये ए बी है, एक ये एफ सी है, इसके अंदर एक ये पैरालेलोग्राम है ए बी सी डी, और एक जो है इसी बेस के ऊपर, बेस सारी यूज की गई है, ये बी ई और ये ए एफ, ए बी ई एफ, एक पैरालेलोग्राम ये, एक पैरालेलोग्राम ए बी सी डी, ये पैरेलल लाइंस है ये, और ये नीचे इसकी बेस है, इसी बेस के ऊपर एक और पैरालेलोग्राम बनाई और उसको यूं हटा दिया, ये बी ई और ये बी ई एफ और ए की शक्ल में, तो दो पैरालेलोग्राम्स होगी। पैरालेलोग्राम्स ऑन द सेम बेस, दो पैरालेलोग्राम्स ऑन द सेम बेस हमने बनाई, ए बी सी डी एंड ए बी ई एफ, between the same parallel lines of the same altitude. Altitude क्या होता है कि कोई भी आपके पास बेस है, ये ट्रायंगल ऐसे, तो इसका ये जो पॉइंट है इससे जो इसका परपेंडिकुलर है ये लेंथ जो है, दिस इज नोन एज एल्टीट्यूड। तो इसके अंदर भी कोई भी लाइन जो है ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर नहीं है, इस से कोई भी परपेंडिकुलर इसके ऊपर ड्रा कर दे तो वो इसका एल्टीट्यूड होगा। इनफैक्ट एल्टीट्यूड इज व्हाट, दैट इज द सेपरेशन बिटवीन, लेंथ ऑफ द सेपरेशन बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, तो वो आ जाएगा। इसमें ट्रायंगल में एल्टीट्यूड जो है ये होता है, किसी पॉइंट से अपोजिट साइड से परपेंडिकुलर ड्रा कर देना बेस के ऊपर, एल्टीट्यूड। तो यहां पर उसने क्या लिया, और ऑफ द सेम एल्टीट्यूड, दोनों ट्रायंगल्स जो दो लाइनों के अंदर बनती हैं सेम बेस के ऊपर, या उनका एल्टीट्यूड सेम हो। एल्टीट्यूड का मतलब ये है कि इन दो लाइनों की आपस में विड्थ एक जैसी हो। तो यहां हमने पैरेलल लाइंस ली है, एल्टीट्यूड का फिगर में जिक्र नहीं किया। तो एल्टीट्यूड का मतलब भी ज़हन में रखे कि ये जो चौड़ाई है इसको एल्टीट्यूड बोलते हैं, और वो चौड़ाई आपने जो विड्थ है दो पैरेलल लाइंस के अंदर वो परपेंडिकुलर से लेते हैं, और वो परपेंडिकुलर इनफैक्ट दैट इज नोन एज एल्टीट्यूड। तो हमने दो पैरेलल लाइंस ली, दो पैरेलल लाइंस के अंदर एक हमने बना ली पैरेललोग्राम ए बी सी डी, और उसी बेस के ऊपर दूसरी पैरेललोग्राम बना ली ए बी ई एफ। ये गिवन है, गिवन में क्या है, फिगर ये बन गई, two parallelograms A, B, C, D and A, B, E, F are with the same base between two same parallel lines. ये आपके पास गिवन है, ये इंफॉर्मेशन है, और जो इन दोनों पैरेललोग्राम में कॉमन एरिया है, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहा है, उसको मैंने यहाँ शेडेड कर दिया है
ताकि ये आपको नज़र आता रहे। कंस्ट्रक्शन इसके अंदर नहीं है। आगे चलकर ये शेडेड एरिया आपको हेल्प देगा कि प्रूफ करने में क्या वो दोनों ट्रायंगल इस तरह की जो पैरेललोग्राम्स है आर इक्वल इन एरिया। ये जो पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, इसका एरिया आप जानते हैं कि रेक्टेंगल का एरिया, स्क्वायर का एरिया और पैरेललोग्राम का एरिया, एक बाउंड्री लाइन होती है जो पेरीमीटर होता है, और एक बाउंड्री लाइन के अंदर स्पेस होती है जो एरिया उसने बाउंड्री लाइन ने कवर किया हुआ होता है। जो रेक्टेंगल में लेंथ इनटू विड्थ होता है, स्क्वायर में लेंथ इनटू लेंथ होता है, उस एरिया की बात की जा रही है। तो कहता है ऐसी दोनों जो पैरेललोग्राम्स हैं उनका एरिया, यानी ए बी सी डी इसका एरिया और ए बी ई एफ दोनों का एरिया आपस में इक्वल है। ये हमने प्रूव करना है। ये मैंने लिख दिया, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी ई एफ। ये हमने प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन नहीं है इसमें, आगे प्रूफ आ जाएगा स्टेटमेंट्स और रीजंस के साथ। आप सबसे पहले स्टेटमेंट एक देंगे, ये जो एरिया इसका है, ये वाली फिगर, इतनी फिगर अगर आपको मैं दिखा सकूं, इस हिस्से को आप बंद कर दें, ये वाला जी, ये वाली जो फिगर है ए बी सी डी, इसका एरिया इक्वल किसके है, ए बी ई डी। ये जो क्वाड्रिलेटरल है, ये क्या, ये पैरेललोग्राम नहीं रह जाएगी, ये क्वाड्रिलेटरल है। पैरेललोग्राम भी क्वाड्रिलेटरल होती है, चार साइडों वाली, लेकिन जिन चार साइडों वाली शक्ल की अपोजिट साइड्स इक्वल हूं पैरेलल, वो पैरेललोग्राम होती है। अब इसमें ये दोनों साइड्स पैरेलल नहीं रही, इस वजह से इट इज नॉट पैरेललोग्राम, इट इज क्वाड्रिलेटरल। तो ये वाली जो फिगर बनती है ए बी सी डी, इसका एरिया विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ दिस वन, क्वाड्रिलेटरल ए बी ई डी प्लस दिस ट्रायंगल बी सी ई, इसका एरिया प्लस इस ट्रायंगल का एरिया, इट इज इक्वल टू एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम। ये बात क्लियर हो गई और फिगर से ये। अब सेम एक और स्टेटमेंट आप दे सकते हैं कि दिस पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम ए बी ई एफ इज इक्वल टू दिस पार्ट, एरिया ऑफ ए बी ई डी प्लस एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। ये भी ट्रायंगल है, तीन साइड्स बनती हैं, और ये क्वाड्रिलेटरल है, एरिया ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल प्लस इसका। अब अगर आप गौर करें तो इसका एरिया उसमें दिस प्लस दिस हुआ, और इसका एरिया दिस प्लस दिस हुआ। ये वाला पार्ट, शेडेड पार्ट जो किया हुआ है, जिसकी वजह शेडेड करने की सिर्फ यही थी, ये बताया जाए ये दोनों में कॉमन भी है। अब वो ये दोनों स्टेटमेंट्स जो है कि एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम इज इक्वल टू दिस वन प्लस दिस वन, और एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम इज इक्वल टू दिस वन प्लस दिस वन। अगर इन दोनों स्टेटमेंट्स में से ये दोनों ट्रायंगल्स का एरिया आपस में इक्वल कर दिया जाए, इस ट्रायंगल का एरिया इस ट्रायंगल के इक्वल कर दिया जाए, तो ये वाला पार्ट तो दोनों में कॉमन है। यानी अगर आपके पास ए प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस सी है, ए तो दोनों में एक जैसा है, यानी ये वाला हिस्सा दोनों में एक जैसा है, ये बी है ये सी है, ये दोनों आपस में अगर हम बराबर कर दें, यानी बी और सी भी बराबर हो जाए, ए पहले ही एक जैसे है, तो फिर ये टोटल और ये टोटल आपस में इक्वल हो जाएगा। हैव यू गॉट माय पॉइंट? तो हमने करना असल में क्या है, ये जो कॉमन एरिया है इसको नेग्लेक्ट कर दे। ये ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का एरिया इस ट्रायंगल के एरिया के इक्वल अगर हम प्रूव कर लेते हैं, तो हम कहेंगे ये जो पैरेललोग्राम है इसका एरिया इस पैरेललोग्राम के इक्वल है। हैव यू गॉट द पॉइंट? सिर्फ इन दो ट्रायंगल्स का, इस ट्रायंगल का और इस ट्रायंगल का एरिया हमने इक्वल कर रहा है।
दो ट्रायंगल्स का एरिया कब आपस में इक्वल होता है? अगर वो कॉन्ग्रुएंट हो, अगर वो कॉन्ग्रुएंट हो। और कॉन्ग्रुएंट होने का क्या मतलब है? दो ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होती हैं अगर कम अज कम एक ट्रायंगल में 6 एलिमेंट्स होते हैं। हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन वन ट्रायंगल? 6 एलिमेंट्स। एंड विच दे आर? दे आर 3 sides and 3 angles. 6 elements are there in one triangle. और अगर एक दूसरी ट्रायंगल हो तो उसमें भी how many elements are there in that triangle? That triangle has also 6 elements, 3 sides and 3 angles. If any 3 element of one triangle, if any 3 element of one triangle or congruent of corresponding 3 elements of other triangle, यानी इसकी अगर 2 साइड्स ली हैं तो उसकी भी वही वाली 2 साइड्स, इसका एक एंगल लिया है तो उसका भी वही वाला एंगल, अगर आपस में ये 3 चीजें कॉन्ग्रुएंट हो जाए तो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट माना जाता है और रिमेनिंग 3 एलिमेंट्स जो हैं वो भी कॉन्ग्रुएंट माने जाते हैं। और अगर 2 ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाए तो उन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया आपस में कॉन्ग्रुएंट माना जाता है। तो आइए असल में जो हमारे सामने इस वक्त क्वेश्चन है वो ये है कि ये ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का नाम क्या है? ट्रायंगल है BCE और दूसरी ट्रायंगल का नाम क्या है? ADF। दो ट्रायंगल्स को अगर हमने कॉन्ग्रुएंट करना हो तो दरमियान में ये वाला साइन डाल लें, और ये साइन किस चीज का है? कॉरेस्पॉन्डेंस। It means we are just corresponding one figure with other. We are comparing one figure with other. We are making comparison of one figure with other. So this sign gives us information that we are comparing. We are making comparison of this triangle with this one. तो जब भी आपने कंपैरिजन करना हो, आपने दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना हो तो ट्रायंगल्स के नाम लिखे, दरमियान में ये साइन डाल दें कॉरेस्पॉन्डेंस का और नीचे 3 स्टेटमेंट्स दे दें। स्टेटमेंट्स अगर आप दे लेते हैं रीजन के साथ तो फिर ट्रायंगल्स के नाम लिखे और नीचे ये जो कॉरेस्पॉन्डेंस का साइन है ये कन्वर्ट हो जाएगा कॉन्ग्रुएंस में, और कॉन्ग्रुएंस में हो जाए तो नीचे आप लिख सकते हैं दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, या नीचे आप लिख सकते हैं क्या स्टेटमेंट दे सकते हैं कि इन दोनों के एरियाज आपस में, अगर ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाए तो नीचे आप लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल इज इक्वल टू द एरिया ऑफ अदर ट्रायंगल, अगर कॉन्ग्रुएंट हो जाए। तो ये कॉन्ग्रुएंट करने के लिए कितनी स्टेटमेंट्स देनी है? 3 स्टेटमेंट्स अभी देखें क्या बनती है। इस ट्रायंगल की कौन सी 3 चीजें इस ट्रायंगल की इक्वल होंगी, ये लिखकर 3 स्टेटमेंट्स। पहली स्टेटमेंट जरा गौर से देखें, हम पहली स्टेटमेंट ये दे देते हैं कि ये BC जो है, ये BC जो है ये ED के कॉन्ग्रुएंट है, ये वाली साइड इस साइड के कॉन्ग्रुएंट है। रीजन क्या है? अगर इस बड़ी फिगर को देखें, ये पैरेललोग्राम थी, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड है और पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल भी होती हैं और पैरेलल भी होती हैं। तो हमने लिखा BC congruent to AD। रीजन क्या? ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। एक बात होगी, एक साइड बराबर होगी। फिर लिखेंगे दिस साइड इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस वन, ये भी इस पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स है। क्लियर? और अगर ये दोनों पैरेलल है, ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, तो हम ये कह सकते हैं कि ये वाला एंगल जो है ये इस एंगल के कॉन्ग्रुएंट है। रीजन क्या? इसकी ये साइड इसके पैरेलल, इसकी ये साइड इसके पैरेलल। अगर आप इस एंगल को उठाकर, ये आर्म जो है एंगल का उठाकर इसके ऊपर लगा दे तो ये जो इसके पैरेलल है ये इसके ऊपर आएगा। अगर एक एंगल ऐसे बन रहा है और दूसरा एंगल जो है ऐसे एक एंगल है और ये एंगल भी, ये दोनों एंगल से के आपस में इक्वल है, ये एंगल और ये एंगल। जब हम इन दोनों को एक आर्म को दूसरे आर्म के ऊपर रखे तो दूसरा आर्म जो है वो भी उसके ऊपर ही आएगा।
तो ये एंगल जब ये आर्म उसके ऊपर आए तो ये जो है इसके ऊपर आएगा। दिस इज द रीजन इन फैक्ट, अगर ये लाइन इसके पैरेलल है, ये इसके लाइन है, तो ये एंगल भी आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो 3 स्टेटमेंट्स हमारी होगी पूरी, यानी एक साइड हुई, फिर दूसरी साइड हुई, और तीसरा क्या हुआ, एंगल हुआ। और फिर ट्रायंगल्स के नाम लेकर ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। रीजन क्या लिखेंगे, 2 साइड्स एक एंगल, ये पोस्टुलेट यूज हुआ और ये पोस्टुलेट बन जाएगा 2 साइड्स है, SAS पोस्टुलेट। मेरी बात आपको क्लियर हुई है? तो इसकी रीजन ट्रायंगल्स के कॉन्ग्रुएंट होने की वजह क्या है, SAS पोस्टुलेट। SAS पोस्टुलेट क्या, 2 साइड्स दरमियान वाला एंगल, 2 साइड्स इंक्लूडेड एंगल, इंक्लूडेड दरमियान वाला, एक्सक्लूडेड बाहर वाला जो साइड पर बनता है। तो इंक्लूडेड एंगल जो है, 2 साइड्स इंक्लूडेड एंगल पोस्टुलेट की वजह से ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होगी। अब नीचे आप लिख सकते हो, एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। और अगर इन दोनों का एरिया इक्वल हो गया तो फिर दिस प्लस दिस, दिस प्लस दिस, इस सारे का एरिया इस सारे के एरिया के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि शेडेड पार्ट वैसे ही साझा है, एक जैसा है, और जो पार्ट डिफरेंट है वो आपस में इक्वल हो गया, उनके एरियाज भी सेम हुए। तो लिहाजा इस एक पैरेललोग्राम का जो पैरेललोग्राम का एरिया है दूसरी पैरेललोग्राम के एरिया के इक्वल होगा। आई थिंक you have got it, you have understood it properly. If yet there is problem, तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि इंतहाई गौर से चीज़ों को पढ़ें, सुनने के बाद कम अज कम वक्त के बाद, यानी जब आपने चीज़ सुन ली समझ ली, कम अज कम वक्त के बाद उसको रिपीट करें। वो जो मेमोरी है वो अल्लाह के फजल करम से ज़्यादा डीप हो जाएगी, फिर कुछ मुद्दत के बाद फिर उसको पढ़े और डीप हो जाएगी। और अगर आप उसको प्रैक्टिस करें स्टडी में, ख़ास तौर पर जो सब्जेक्टिव चीज़ें होती हैं उनके तो मेन पॉइंट्स लिखकर दिमाग में उनको रिव्यू कर लें, दैट्स एनफ। लेकिन मैथमेटिक्स जो है ये सॉल्व करना पड़ता है, हल करना पड़ता है, कोई और ऑप्शन नहीं है। तो मैथमेटिक्स में अब इसमें एक चीज़ स्टेटमेंट लिखे, स्टेटमेंट लिखकर पूरा थ्योरम एंड तक तमाम स्टेप्स में से गुजर कर के हर सूरत रिप्रोड्यूस करे और फिर खुद चेक भी करे। इफ टीचर इज अवेलेबल विद यू, टीचर को चेक करा ले, खुद देख कर चेक कर ले, आपको पता चल जाएगा, इवन लिखते हुए ही पता चल जाएगा कि किस किस जगह पर आप फंसे हैं और गड़बड़ आपसे हो रही है। तो चीज़ें रिप्रोड्यूस करना सीखें, और जब आप चीज़ रिप्रोड्यूस कर लेते हैं तो वो इनफैक्ट लर्निंग के आखिरी मरले पर पहुंच जाती है। सुनने और देखने से लर्निंग होती है 15 to 20%, बट व्हेन यू एक्ट, व्हेन यू डू इट प्रैक्टिकली, और आप खुद हर चीज़ को बंद करके विदाउट एनी हेल्प खुद रिप्रोड्यूस करते हैं, तो इट मीन्स कि आपकी ब्रेन में जितना इनपुट गया हुआ है उसको आपका सिस्टम रिट्रीव करता है, और रिट्रीव करके आपके पूरे नर्वस सिस्टम से गुजर के आपके हाथों को, उंगलियों को, जिसमें आपने बॉल पेन पकड़ा होता है और वो बॉल पेन से रिप्रोड्यूस पूरे सिस्टम से गुजर कर के वो निकल रहा है और पेज के ऊपर आ जाता है, और उसमें गलती कोई नहीं है, तो वो सारी सही सही चीज़ें आपके पूरे सिस्टम से गुजरती हैं, तो आपका सिस्टम पूरे का पूरा जो है उस हैबिट को अडॉप्ट कर जाता है। इसकी मैं अक्सर मिसाल देता हूँ कि अगर आप एक गिलास से दूध दूसरे में डालें, उससे निकाल कर आगे तीसरे में, तीसरे से चौथे में, 8-10 गिलासों में ये दूध आगे शिफ्ट करते जाए, तो जो लोग केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल करते हैं उनके लिए मैं ख़ास तौर पर उनके अंदर ये सेंसिटिविटी है, उस लिक्विड का वेट ग्राम्स में कम होता जाएगा। वो तो केमिस्ट्री के अंदर रीजन भी है, लेकिन यहाँ जो मैं बात आपको बताना चाहता हूँ, वो दूध का कुछ हिस्सा वो गिलास के दीवारों के साथ लग जाता है, एक के साथ लगा, दूसरे के साथ, तीसरे के साथ, चौथे के, एवरेज जो भी लगा 5-10 में से वो गुजरा, तो इतनी एवरेज मल्टीप्लाई कर ले, इतना दूध कम हो गया, और एंड पर जो पहुंचेगा उसका वेट कम हो चुका होगा, उसके साथ लग गया।
और वो अल्लाह का निज़ाम है। केमिस्ट्री के स्टूडेंट बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, वो कोहेसिव फोर्सेस और एडेसिव फोर्सेस होती हैं दो डिफरेंट मटेरियल्स के दरमियान, वो कंटेनर और लिक्विड के मटेरियल्स के दरमियान जो मालिक्यूल्स के फोर्सेस हैं उसकी वजह से वो साथ अटैच हो गया। सेम हैपन्स जेनेटिकली, बायोलॉजिकली। हमारा जीन्स का सिस्टम, हमारे सेल्स का सिस्टम, जो बॉडी का वर्किंग सिस्टम है, जो ह्यूमन सेल्स हैं, इनके अंदर जो काम करने का जो न्यूरॉन्स का सिस्टम है उसके अंदर जैसे काम होता है, जो चीज़ें हमारी आंखों से, हमारे कान से, हमारे दिमाग तक जा रही हैं, और जब वो रिप्रोड्यूस हम करते हैं और हाथों के ज़रिए, पेन के ज़रिए, पेन की टिप से निकलने वाला एक एक हरफ, एक एक लफ्ज़ जो है वो पूरे निज़ाम का आउटपुट है। तो वो जब पूरे सिस्टम से निकल कर ऐसे जा रहा होता है तो पूरा सिस्टम जो है उसको की हैबिट से वो चीज़ गुजर रही है, और वो चीज़ें जो है आपकी पूरी एक डेप्थ मेमोरी में चली जाती हैं। तो जितने भी ये खिलाड़ी हैं उनके क्या, ये मस्कुलर एक प्रैक्टिस है। कोई बाल को कंट्रोल कर रहा है हाथ से, कोई बाल को मुक्का मारने का कंट्रोल कर रहा है, बॉक्सर जो है वो इसका कंट्रोल कर रहा है, जो फुटबॉलर है वो पाँव के साथ जो है बाल को कंट्रोल कर रहा है। तो वो प्रैक्टिस है। तो लर्निंग की प्रैक्टिस, जो अब हम चीज़ें आंखों से, कानों से सुनते हैं और उसके बाद पेन से निकालते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी प्रैक्टिस है जिससे हमारी वो लर्निंग जो है हमारी बॉडी की उन पार्ट्स की हैबिट बनती है, और जिससे वो मेमोरी जो है मैच्योरिटी में चली जाती है। तो लर्निंग जो है ये एक बहुत बड़ा काम है कि चीज़ें पहले अंडरस्टैंड करें, समझने के बाद उनको रिप्रोड्यूस करें, और फिर जो हमारा एग्जामिनेशन सिस्टम है, जो हमारी आई को वो इनफेक्ट ग्रेडिंग करता है, जो ये हमारे ग्रेड्स हैं कि ये बंदा जो है इंटेलेक्चुअली कहाँ स्टैंड करता है, तो वो सारी इसमें मेजरमेंट है। और वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में इस वक्त कोई महंगी तरीन चीज़ बिक रही है तो वो इंसानी दिमाग बिक रहा है, और इंसानी दिमाग की कदरों कीमत जो है वो उसकी एजुकेशन से, तालीम से, और उसकी आगे जो कैलकुलेशन है, जो मेजरमेंट है, वो इन एग्ज़ाम से, जो दुनिया के जो वर्ल्ड क्लास ग्लोबल टेस्ट हैं उससे वो कैलकुलेशन हो रही है। तो हर तरफ ये जो आपका बोर्ड ने का एग्ज़ाम देना, और एक सिंगल पेज आपको मिल जाएगा 10 साल के लिए कि आपके पास 10 साल की एजुकेशन है, तो वो पेज इनफैक्ट जो है सिंगल पेज, SSC पार्ट 1, SSC पार्ट 2 दोनों मिलाकर एक सिंगल पेज बन जाता है, जिसके ऊपर आपके सब्जेक्ट्स के नाम लिखेंगे, सीरियल नंबर है, सब्जेक्ट्स आगे, टोटल मार्क्स अपडेट, और नीचे वो वर्ड्स में लिख कर कि इसका A ग्रेड, B ग्रेड, C ग्रेड, तो दैट विल रिमेन विद यू फॉर योर इंटायर लाइफ। दैट इज इन फैक्ट योर मेंटल इंटेलेक्चुअल असेसमेंट बाय दैट बोर्ड। तो वो आपके साथ रहनी है। तो वो मुख्तलिफ लेवल्स पर आपके पास जो सर्टिफिकेट होते हैं वो आपके लाइफ के फोल्डर में चले जाते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली आप उसी इंफॉर्मेशन को अपनी पूरी लाइफ में यूज कर रहे होते हैं। तो दिस इज नॉट स्मॉल जॉब राइट नाउ यू आर डूइंग, दिस इज द ग्रेट जॉब। यू आर इन फैक्ट डेवलपिंग योर माइंड, यू आर डेवलपिंग योर पर्सनैलिटी, यू आर डेवलपिंग द स्किल इन योर बॉडी, और इसी स्किल से आपने जिंदगी का हर काम करना है, जिससे आपने अपनी जो भी लाइफ स्पैन अल्लाह ताला ने आपको दिया हुआ है उसमें जितने काम करने हैं उन सारे कामों को इसी दिमाग के साथ, इन्हीं जिस्म के आज़ा के साथ करना है। लेकिन जितनी ज़्यादा आपके पास स्किल होगी तो आपकी बॉडी, आपका माइंड, आपके बॉडी के पार्ट्स इतना ज़्यादा जो है एफिशिएंटली, प्रोफिशिएंटली और प्रोडक्टिवली काम करेंगे। थैंक यू वेरी मच। बहुत सी बातें आपने मैंने अदर दैन दैट थ्योरम कह दी हैं, लेकिन इस वजह से कह रहा हूँ कि घर में जिम्मेदारी के साथ स्टूडेंट बनकर चीज़ें करें, और मुझे ऐसे लगता है कि उस लिथार्जी को, जो आपने आने जाने का, मूवमेंट करने का जो टाइम है वो भी आपका बच रहा है, और घर में बैठ करके उस टाइम को भी अपनी इस स्टडी में आप लगाएं। अपना ख्याल रखें, घर वालों का ख्याल रखें, और ये जो कोरोना की दूसरी वबा पाकिस्तान में दूसरी वेव आ गई है, एक दफ़ा जून जुलाई इसी साल हम निकल गए, बल्कि अभी नया साल जो है ये साल एंड होने वाला है। इसी साल के शुरू में मार्च में क्लोज हुए इदारे हमारे 16 मार्च में, तो जो 14 सितंबर तक बंद रहे, 15 सितंबर को इदारे खुले, और अब जो है 26 नवंबर को दोबारा बंद हो गए, और 11 जनवरी 2021 को खुलेगी। तो ये जो तातल है, हमें इसके दौरान अपनी ज़िंदगियों को, अपनी सेहत को बचाना है।
तीन काम ज़रूर करें घर से बाहर। एक तो गैर ज़रूरी बाहर ना निकले, निकलते हैं तो मास्क ज़रूर पहने। फिर कांग्रीगेशन में इकट्ठे करीब करीब मत हो, डिस्टेंस पर रहे। और तीसरा काम क्या कर रहे हैं, सैनिटाइजेशन करें, हाथ जो है वो बार बार धोए, ताकि चीज़ें लेनी देनी इंटैक्ट, जहाँ पर भी आपका फिजिकली टैक्ट होता है, आप कहीं भी इन कनेक्शन आते हैं किसी भी, और वहाँ पर कोई चीज़ आप कैरी कर रहे हैं या वहाँ छोड़ रहे हैं, तो उससे बचने के लिए सैनिटाइजेशन करें। और इस तरह अपनी और अपने चाहने वालों की ज़िंदगी को महफूज बनाए। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।